Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswat International School, Vapi. As I already told you that we had started a crash course in biology. Okay, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 5 के बारे में बात की थी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो लेक्चर जो है, जो क्रैश कोर्स है, वो आप लोगों ने देखना स्टार्ट किया रहेगा। फाइन। और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने वहां पे जो सॉल्व करवाए थे, आई होप यू अंडरस्टूड हाउ वी कैन डील विद द क्वेश्चंस, है ना। और जो दूसरी बात है वो ये भी है कि एक बात तो यहाँ से क्लियर कट पता चल जाती है कि मेजोरिटी जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से बनते हैं। तो बिफोर एंटरिंग इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टुडेस लेक्चर, मैं आप लोगों को अभी भी वही बात दोहराऊंगा कि आपको अपने एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से रीड करना है, चाहे उसमें डायग्राम्स हो या टेबल हो या चार्ट हो या वहां पे आप लोगों के लिए ग्राफ हो या पाई डायग्राम हो। जो भी सारी बातें हैं आपको कंपलसरी करनी है, जरूरी है। ठीक है। अभी आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर यू कैन से। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन वाले पीडीएफ की तरफ। ओके, सो गेट रेडी। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग ओवर हियर, आई थिंक द टॉपिक इज, आप लोग देख सकते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट का नाम आ चुका है। ओके, द ओकाजाकी फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द डीएनए चेन ग्रोथ, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। पहली बात वेरी क्लियर कट है कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा गया है। ओके, ऑप्शन देख लो। पॉलीमराइज इन द 3' to 5' डायरेक्शन एंड फ्रॉम रेप्लिकेट एंड फॉर्म्स द रेप्लिकेशन फोर्क, मतलब क्या बोल रहा है कि 3' से 5' डायरेक्शन में काम कर रहा है एंड रेप्लिकेशन फोर्क बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रूव सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब ये जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिवली होता है, ये बात तो आपको वेरी मच क्लियर है। ओके, लेकिन क्या ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट से क्या ये प्रूफ करवा के देते हैं कि ये जो पॉइंट है सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर है डीएनए रेप्लिकेशन का, क्या वो इससे साबित होता है? फिर आपके सामने ऑप्शन 2 आ जाता है, पॉलीमराइज इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' एंड एक्सप्लेन 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेशन। ये आप लोगों को सोचने वाला पॉइंट है। ओके, पॉइंट नंबर 3, इसको थोड़ा सा थिंकिंग कर सकते हो आप लोग। देन रिजल्ट्स इन द ट्रांसक्रिप्शन, जब बात डीएनए रेप्लिकेशन की होती है तब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर आधे से ज्यादा लोगों को तो पता चल ही गया रहेगा कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का जो पॉलीमराइज है वो 5' to 3' डायरेक्शन में देखने मिलेगा एंड एक्सप्लेन 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, द आंसर विल बी 3 ओवर हियर। कैसे? तो इसके लिए आप लोगों को एक छोटी सी बात है जो आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकेंड रुक जाओ, मैं आपके लिए वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ, आप लोगों के सामने एक पीडीएफ फाइल है। ओके, क्या है, आप लोगों के सामने एक पीडीएफ फाइल शेयर की गई है ना, तो चलो उसको देखते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यू कैन सी ओवर हियर, देखो इसमें क्या चल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम है। ओके, यू नो दैट डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक स्ट्रैंड रन करता है 5' से 3' डायरेक्शन में और दूसरा रन करता है फ्रॉम द अपोजिट, है ना। तो ये देखो यहाँ पे नीचे 5' है, यहाँ पे 3' है। ठीक है, ऊपर 5' और 3' आप लोगों को देखने मिल रहा है, मींस एंटी पैरेलल नेचर है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये भी बात आपको सारी क्लियर है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम यू कैन से हेलिकेस, ध्यान से सुनना, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ हेलिकेस we had cut open these hydrogen bonds and we had separated the parental DNA, है ना। तो ये जो दो स्ट्रैंड में सेपरेट हो रहा है, पूरा तरीके से तो सेपरेट नहीं होता, ये भी आप लोग ध्यान में रखना मेरी बात को। ओके, क्या कह रहा हूं, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इज नेवर ओपन कंप्लीटली, धीरे धीरे ओपन होता है और धीरे धीरे उसका प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जितना भी स्ट्रैंड ओपन अप हो चुका है उस वाले एरिया को हम लोग बोलेंगे रेप्लिकेशन 4 ईयर। मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को लाइक क्रैश कोर्स के हिसाब से ही बता रहा हूँ, जो भी की पॉइंट है वही बताऊंगा। ठीक है, नाउ द सेपरेटेड स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंटल डीएनए, नाउ मतलब ये जो सेपरेट हो चुके हैं स्ट्रैंड, हम लोग उसको कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। हमेशा याद रखना, टेम्पलेट स्ट्रैंड इज अ सिंगल स्ट्रैंड। ओके, याद रखना ये बात। नेक्स्ट, अभी एंजाइम जो यहाँ पे काम करते हैं, एक तो हो गया हेलिकेस, अभी दूसरा एंजाइम आएगा टोपोआइसोमरेस। ये क्या करता है, देखो नॉर्मली डीएनए कैसा होता है, हेलिकली कॉइल्ड होता है।
अब क्या हो गया है कि वो खुल चुका है, खुल चुका है, तो मे बी देयर इज अ काइंड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टेंशन फोर्स जो होता है डीएनए के ऊपर वो काम करने की कोशिश करेगा, और मे बी द डीएनए गेट कॉइल्ड अगेन, तो वो पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो मैं डीएनए को फिर से रेप्लिकेशन में कैसे लेके जाऊंगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो नाउ अगेन आई नीड टू प्रोसीड द सेम प्रोसीजर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोपोआइसोमेरेस लगाना पड़ेगा, जो कि उसका जो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट करता है, जो कि कॉइलिंग के लिए मदद करता है उसको, वो हट जाएगा वहां से। अब इतना ही नहीं, ये जो दो सेपरेटेड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनको स्टेबल रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा अगला एंजाइम, दैट इज एंजाइम नंबर 3 विल बी वर्किंग ओवर हियर, जिसको कहते हैं एसएसबीपी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए जो है इनको स्टेबल करके रखेगा। फाइन। अब now your very important enzyme will come, लेकिन before that enzyme should come over here, हमको एक आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। ओके किसकी जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है। आरएनए प्राइमर इज अ काइंड ऑफ नोन सीक्वेंस यू कैन से, जहां पे 3' ग्रुप रहता है, ठीक उसके अपोजिट में वो आके अटैच हो जाता है, एंड इट्स प्रोवाइड्स अस 5' to 3' डायरेक्शन। ओके क्योंकि ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है, जो कि प्रूफ रीडिंग करेगा, ध्यान से सुनना, क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। प्रूफ रीडिंग मतलब क्या, वॉट एवर द सीक्वेंस विच इज प्रेजेंट ओवर हियर ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ATGC, तो ये रीड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर उसके साथ जोड़े जाएंगे। और ये काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करना है तो उसको 3' ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आरएनए प्राइमर प्रोवाइड करके देता है। फाइन, ये अभी आप देखोगे ठीक तरीके से, इसको 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहा है क्योंकि ये नया स्ट्रैंड है। ऑलवेज ध्यान रखना, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड रन्स फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन। तो ये तो बंदा बड़े आराम से सिंथेसाइज्ड हो जाएगा फ्रॉम 5' to 3'। लेकिन एज यू कैन सी ऑन द अपोजिट साइड देयर इज अ 5' इज फ्री ओवर हियर, यहाँ पे 3' ग्रुप फ्री था, तो ये काम काफी इजीली हो चुका है। लेकिन क्या यहाँ पे उतना इजी लगता है तुम लोगों को, नहीं, क्योंकि 3' ग्रुप आप देख सकते हो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ओवर हियर, आरएनए प्राइमर्स आएंगे। कौन आएंगे, आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर होते क्या है, तो आरएनए के सेगमेंट्स ही होते हैं, इनको बनाता कौन है, तो आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं इनको, ठीक है। ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। नाउ आफ्टर एडिशन ऑफ द आरएनए प्राइमर, मुझे पता है आरएनए प्राइमर मुझे क्या देता है, 5' to 3' का कंडीशन देता है। अब तुमको पता है कि अगेन डीएनए पॉलीमरेज 3 विल वर्क ओवर हियर, और ये क्या है, टुकड़ों में काम हो रहा है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है ना ये, क्योंकि इसकी डिस्कवरी साइंटिस्ट ओकाजाकी ने ही की थी। मतलब ये जो आप लोग कह रहे हो ना लैगिंग स्ट्रैंड जिसको कहते हैं, या फिर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जिसको कहते हो आप, इसके बारे में ओकाजाकी साइंटिस्ट ने ही तो एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में ही चीजें हो रही है, लेकिन ये 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेशन एक्सप्लेन कर रहा है साइमल्टेनियसली, क्योंकि देखो पेरेंटल सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, तो 3' to 5' है, ठीक है। और लेकिन ये जो सिंथेसिस हो रहा है, ये देखो कैसे हो रहा है, 5' to 3' का सिनारियो आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है। ओके लेकिन इसको समझोगे कैसे आप लोग, देखो 3' ग्रुप है, तो 3' से लेके 5' तक आप लोगों के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे ऐड होने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो ये 3' ग्रुप है, तो यहाँ पे 3' से लेके अरेंजमेंट चालू हो जाएगी। ओके क्या हो जाएगी, 3' से लेके अरेंजमेंट चालू हो जाएगी। दिस इज व्हाट द 3' to 5' डीएनए रेप्लिकेशन मींस। ओके तो ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो पूरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज जो हो रहा है ना, ये 5' to 3' डायरेक्शन में ही हो रहा है। मतलब जो भी नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज्ड होता है, इट ऑलवेज रन फ्रॉम द 5' to 3' कंडीशन, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है इट गोज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, इट्स नॉट कम टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। ओके मतलब लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये अवे जाता है रेप्लिकेशन फोर्क के। सेम यू कैन गो विद द लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो होते हैं ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क मूव ऑन करते हैं। तो यही जो पॉइंट्स मैंने जितने भी आपको बोले वो यहाँ पे लिखा है, देखो नोट, अ न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड ऑलवेज रन फ्रॉम द 5' to 3' डायरेक्शन। आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही अभी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, तो इससे आप लोगों के डाउट्स मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो तो क्लियर कट समझने वाले ही है। चलो बनते हैं आगे पीडीएफ के साथ। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आने का चांसेस बढ़ चुका है अभी। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 2 हैज बीन अराइज्ड ओवर हियर। सो चलो अभी उसको देखने का टाइम हो गया है। तो देखो, द लेंथ ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन द यूकैरियोटिक सेल। आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दिया हुआ है यूकैरियोटिक सेल करके।
हाउ इज द डीएनए एकोमोडेटेड, मतलब यूकैरियोटिक सेल में आप लोगों को पता है कि डीएनए जो है ये बड़ा साइज में होता है। कितना बड़ा होता है? नॉर्मली ह्यूमन डीएनए जो होता है ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। फाइन, कितना होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे फिट हो जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। एक है सुपर कॉइलिंग इन न्यूक्लियोसोम। व्हाट आर न्यूक्लियोसोम? दीज आर मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, है कि नहीं? हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन, और डीएनए जो है उसके अराउंड कॉइलिंग करते हैं। फाइन, तो वही होता है ना न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर। सो हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए गिव राइज टू द बीडेड लाइक अपीयरेंस, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो ये आंसर ऑब्वियसली राइट है। तो आंसर आई थिंक 1 ही होना चाहिए। फिर भी देखते हैं डीएनए डाइजेशन, नहीं डीएनए को तोड़ना थोड़ी ना है हमको, तो ये तो एंजाइम है। नेक्स्ट, थ्रू एलिमिनेशन ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए। अगर मैं जो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस है ना, अगर वो हटा देंगे, अरे बाबा आप उसको हटा दोगे, आप भले उसको हटा के डीएनए की साइज रिड्यूस कर दोगे, लेकिन उसको हटाने के चक्कर में हो सकता है आप लोग इंपॉर्टेंट कोडिंग सीक्वेंस को गायब कर रहे हो, जिसके वजह से ह्यूमन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर मैटर कर जाएगा। ओके, कुछ अच्छी चीजें हो सकती है तो कुछ बुरी चीजें हो सकती है। यू नेवर से दैट, यू कांट जज ऑल्सो। ओके, तो ये तो थर्ड नंबर पॉइंट नेवर बी एक्सेप्टेड। Coming to the next part, deletion of the non-essential genes. No, it is a kind of mutation. Okay, it is a kind of mutation, but इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग डीएनए को यूकैरियोटिक सेल्स में काफी अच्छे से फिट कर सकते हैं। सो ऑलवेज योर आंसर विल बी सुपर कॉइलिंग इन द न्यूक्लियोसोम। अगर आपको जानना ही है तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम अवेलेबल है। ओके, तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको एनसीईआरटी के डायग्राम जो है वो पढ़ना जरूरी हो जाते हैं। तो चलो आपको दिखा देते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे तो होना ही चाहिए इसको, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आ गया। यस, ये देखो पैकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। सो सी दिस इज हाउ द जेनेटिक मटेरियल हैज बीन पैक्ड ओवर हियर। ये रहे H2A, H2B, H3 एंड H4। ये 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल दो दो बार आते हैं, ऑक्टाट फॉर्म करते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। देन नेगेटिव चार्ज डीएनए विल कम अराउंड द पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स हिस्टोन्स, और उसके पास कॉइलिंग होगी, और फिर आपका डीएनए जो है वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम फॉर्म कर लेगा, और इस तरीके से वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। याद रखना, एक एक पूरा जो कॉइल होता है ना, एक कॉइलिंग पे 200 बेस पेयर कवर हो जाते हैं डीएनए के। कितने? 200 बेस पेयर कवर हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपके नीट के क्वेश्चन है। डीएनए कोर जो होता है ये 1/3 टर्न्स दिखाते हैं। ओके, दैट मींस 1.75 टर्न्स दिखाते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे अपीयर करते हैं। ओके, बाकी के पॉइंट्स भी आएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। यू विल अंडरस्टैंड द सिनेरियोस ओवर हियर। सो नाउ let's move ahead and try to understand the next question over here which is coming on the screen now. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 अपीयर कर चुका है। वन जीन वन एंजाइम रिलेशनशिप वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसे क्वेश्चंस अगर सुनोगे तो आप लोग शायद सोच सकते हो कि सर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ऐसा कैसे पूछ देते हैं। तो चलो इसका आंसर मैं दे देता हूँ आप लोगों को। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो है ये बीडल टॉटम ने दी थी। किसने दी थी? बीडल टॉटम ने दी थी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक नाम लिख के दे देता हूँ, आप लोग उसको कॉपी कर लो। ओके, ये जो थ्योरी है ये दी थी बीडल टॉटम। ओके, बीडल टॉटम ने दी थी, और इनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था इन द ईयर ऑफ 1958 में। ओके, कब नोबेल प्राइज मिला था? इन द ईयर ऑफ 1958 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। आप याद रखना। ओके, तो ये जो आंसर है न्यूरोस्पोरा क्रैसा पे चले जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ठीक है, ये जो लेबलिंग की थी मैं हटा रहा हूं अभी यहाँ से। सो राइट, ओके, बीडल टॉटम ने दी थी, न्यूरोस्पोरा के ऊपर काम किया था। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, सो योर आंसर विल बी सी ओवर हियर। ओके, लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो अभी आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 4 आने जा रहा है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर द जेनेटिक कोड? इट इज डीजेनरेट, ऐसे पूछा गया है। फिर बोल रहा है इट इज एम्बिशियस, फिर बोल रहा है अ कोडन इन द एमआरएनए इज रीड इन द नॉन कंटिन्यूअस फैशन, एंड नेक्स्ट फोर्थ आंसर इज गिवन टू यू ओवर हियर कि इट इज नियरली यूनिवर्सल। ओके, जेनेटिक कोड टॉपिक है, ये डीजेनरेट होते हैं। ओके, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक डीजेनरेट हो गया तो दूसरा कोडिंग उसका पर्टिकुलर एमिनो एसिड लाके प्रोवाइड कर देगा। सो दैट हैपेंस। ओके,
अनएम्बिशियस, यस इट इज देयर, एनसीईआरटी की ही लाइन है ये सारे पॉइंट, जेनेटिक कोड वाला टेबल जो है आप लोग देखो उसी के नीचे ये सारे पॉइंट्स लिखा के दिए गए हैं। ओके, अ कोडॉन इन द एमआरएनए इज रीड in a non-contagious fashion, no it is not the correct answer, and it is nearly universal, yes genetic codes are specific in nature, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, which code for the specific amino acids only, तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे सी हो जाएगा, that is the 3 आंसर over here। okay, coming to the next part, assertion region, क्या बोल रहा है assertion region में क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखो रिलेशन सॉरी रेप्लिकेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस। ओके, डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, रेप्लिकेशन भी होता है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, ये मतलब एस फेस ऑफ द सेल साइकिल के समय ही रेप्लिकेशन होता है, ये तो बात सही है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द मतलब एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, एंड द ट्रांसलेशन ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। एब्सोल्युटली राइट है कि नहीं, मतलब ये तो असर्शन का पहला पॉइंट तो एकदम राइट है। रीजन क्या बोल रहा है, एमआरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म where the ribosomes and the amino acids are available for the protein synthesis। क्या गलत है इसमें, एब्सोल्युटली राइट है, मतलब assertion और रीजन दोनों के दोनों राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बोथ assertion and reasons are the true and the reason is the correct explanation। आंसर तुमको मिल चुका है, ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर। आप लोगों के स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, मैं रीड कर देता हूं आप लोगों के लिए। एंड यूकैरियोटिक जीन कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ द बेस सीक्वेंस। ओके, यूकैरियोटिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो कंटेन करता है दो काइंड ऑफ बेस सीक्वेंस, विच ऑफ दिस एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अरे ये तुम्हारा हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, ये एमआरएनए सिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है, याद है ट्रांसक्रिप्शन को लेके बात कर रहा है। इंट्रॉन्स विच डज नॉट कोड फॉर एमिनो एसिड, तो इसको स्प्लाइसिंग में रिमूव कर देते हैं, और एक्सॉन जो है इट कोड्स फॉर द एमिनो एसिड्स, तो इसको जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज अ लाइगेज। ठीक है, सो योर करेक्ट आंसर शुड बी, अभी थर्ड ऑप्शन देखो 1 एंड 2, नहीं चांस ही नहीं है, 1 तो गायब हो गया और 4 नन ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे सेकंड आंसर दिख रहा है पॉइंट। ओके, तो एक्सॉन्स कोड्स फॉर द एमिनो एसिड्स, ये तुमको पता है। ये पॉइंट कहां से उठाया गया है, तो ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट से उठाया गया है। फाइन, चलो एक और क्वेश्चन रिलेटेड दिख रहा है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द सेम पॉइंट। ओके, सेम तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 7, the sequence of the events mentioned below are symbolized by the alphabets, choose the correct answer where alphabets are matched with the process। okay, आरएनए से डीएनए बनना तुमको पता है, अगर डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको रेप्लिकेशन कहा जाता है, तो यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ रेप्लिकेशन। लेकिन ये क्या है, आरएनए से डीएनए बनाना है मतलब ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए से डीएनए बनाना मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, फिर उनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके डीएनए बनाना पड़ता है, और बाकी की प्रोसीजर जो होती है वो होती है। ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए बनना इट्स अ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे मैं टी लिख देता हूँ। फाइन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इट इज अ ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये तो तुमको पता है। अब मार लो आंसर तुम्हारा, यहाँ पे से देख के तुम लोगों को मिल जाएगा आंसर। 6 7 का क्या होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फिर रेप्लिकेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे मिल रहा है, फिर रेप्लिकेशन यहाँ पे मिल रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तो आंसर क्या है, 2 है 7 का। ओके, यस 2 है आंसर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। देखो यहाँ पे तो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को डील करना चाहिए। फाइन, लेकिन आप लोग एक बार रीड कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, तो सारी बातें एकदम ईजी हो जाएगी। ठीक है, व्हेन द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, ओके जब अभी ये डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, द लीडिंग स्ट्रैंड प्रोड्यूसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ये तो बिल्कुल गलत है। अभी हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन काफी डिटेल में सीखा है, राइट। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द स्ट्रैंड, टू स्ट्रैंड ब्रेक्स, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। हाइड्रोजन जो होता है वो ब्रेक होता है तभी तो टेम्पलेट डीएनए बनेंगे, और बाकी का प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेक। अरे बाबा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थोड़ी ना तोड़ना है, समझ में आ रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, हमको डीएनए के फ्रैगमेंट्स थोड़ी ना करने हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 1 ऑप्शन गलत हो गया, 2 ऑप्शन सही हो गया। 4th ऑप्शन पे जाते हैं, द बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेस एंड द डीऑक्सीराइबो शुगर बेस में ब्रेक डाउन। अरे बाबा, ये भी तो नहीं होगा, तो आंसर तो खत्म हो गया। यहाँ पे आंसर आपको 2 मिल रहा है, देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। ओके, let's talk about the question number 9 over here। okay, now see the compare the correct statements A and B, again assertion region type है। now देखो, a monocystonic mRNA, what do you mean by monocystonic, मतलब एक ही टाइम पे एक mRNA एक ही प्रोटीन बनाएगा। okay, can produces several types of the polypeptide chain, possible है मोनोसिस्टोनिक।
क्या लगता है तुम लोगों को? देन क्वेश्चन नंबर 9, मतलब ये देख लेते हैं, स्टेटमेंट बी को देख लेते हैं। द टर्मिनेटर कोडॉन इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। टर्मिनेटर कोडॉन तो प्रेजेंट होता है एमआरएनए के ऊपर। ये तो बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि टर्मिनेटर रहेगा तभी तो सारी बातें बंद होगी, मतलब स्टॉप कोडॉन होना जरूरी है कि नहीं? नाउ ये तो बी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए जो है वो एक ही बार प्रोटीन बनाता है और उसका काम हो जाता है। पॉलीसिस्टोनिक होता तो मैं मल्टीपल प्रोटीन्स बना सकता था। तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। मतलब क्या है आपका? ए स्टेटमेंट रॉन्ग है, बी स्टेटमेंट राइट है। तो आंसर तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है सी। ओके, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट के तरफ। नाउ सी ओवर हियर, एमआरएनए डायरेक्ट्स द बिल्डिंग्स ऑफ द प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ। अभी ये आंसर क्या मैं बताऊं क्या तुम लोगों को? तुमको पता चल गया रहेगा। एक्सॉन्स जो होते हैं कोड फॉर एमिनो एसिड, ये तो राइट है, लेकिन क्या बोल रहा है? बिल्डिंग ऑफ द प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ। तो सीक्वेंस किसके वजह से होता है? कोडॉन्स के वजह से होता है। मतलब एक्सॉन जो है ये एक कोडॉन्स है, जो कि उनको प्रॉपर सीक्वेंस में रहना जरूरी है। तो आई थिंक द मोस्ट करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी कोडॉन्स, क्योंकि इंट्रॉन्स तो हट गया, एंटी कोडॉन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, वो तो टीआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फाइन, तो चलो एमआरएनए के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन था, एमआरएनए के रिस्पेक्ट में मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया। ओके, थोड़ा सा सोचो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बायोटेक्नोलॉजी उठा लिया ये लोग ने क्वेश्चन नंबर 12 में, लेकिन हमारा चल रहा है 11। ओके, तो चलो 11 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। क्या बोल रहा है 11 में? सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे 1 to 4। ओके, चलो देखते हैं। द ग्लूकोज और द गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज थोड़ी ना बाइंड होते हैं, वो तो प्रोडक्ट मिलते हैं ना। तो लैक्टोस आना चाहिए था यहाँ पे। तो चलो ये तो पॉइंट हट गया, ये लैक ओपेरॉन से रिलेटेड पॉइंट था। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन। मतलब बिल्कुल सही है, रिप्रेसर जो होता है वो बाइंड हो जाता है ऑपरेटर रीजन से, सो दैट आरएनए पॉलीमरेज आगे जाके मतलब फर्दर आगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी और बाकी के एंजाइम्स नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट, द एंजाइम सॉरी द जेड जीन कोड फॉर द परमियस, नो जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ये तुमको पता होना चाहिए। ओके, जेड वाई ए का सीक्वेंस होता है, जेड वाई ए ना। तो Z मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस, Y मतलब तुम्हारा परमीएस, एंड A मतलब बीटा ट्रांस एसिटाइलेस। ओके, तो तुम्हारा खत्म आंसर। यहाँ पे क्या मिल रहा है तुम लोगों को? आंसर फोर्थ वाला देखना बाकी है। ओके, दिस इज द एल्यूसिडेटेड बाय द फ्रांसिस जैकोब एंड द जैक्वी मोनॉड। मतलब जैकोब एंड मोनॉड ने तो इसके बारे में बात की थी, लाइकोपेरॉन के बारे में। सो आंसर 2 and 4। सो कहाँ पे है? ये रहा फोर्थ ऑप्शन। ओके, सो 11 नंबर इज योर करेक्ट आंसर। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ छोटा सा इसके बारे में थियरी। सो लेट्स गो विद द लाइकोपेरॉन ओवर हियर। लेट मी सी वेदर दैट पार्ट इज अवेलेबल हियर और नॉट। ओके, तो लाइकोपेरॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में तो यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन ही नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट मैं आप लोगों को बता सकूं कि कहाँ पे है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड्स, मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। ये अभी पीडीएफ खुल चुकी है आपके स्क्रीन पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। तो चलो देखते हैं फटाफट इसमें मिलता है क्या। छोटा सा एक्सप्लेनेशन जरूरी हो जाता है, इसलिए ये तो देना बनता ही है। ओके, तो ये रहा एफ मोडॉन लेकर। ओके, हाँ, सो दिस इज व्हाट वी रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये दिखा देता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे। नाउ सी दिस, क्या बोल रहा है? लाइकोपेरॉन को था रिस्पेक्ट में क्वेश्चन, नॉर्मल स्विच जो होता है यहाँ पे बंद होते हैं। ओके, सी नॉर्मल सिचुएशन में ये बंद होते हैं, काम नहीं करते। इसलिए इनको देखो टर्न्ड ऑन ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट, मतलब जब जरूरी होती है तभी ये काम करते हैं, अदरवाइज बंद रहते हैं। ओके, इसलिए लैक ओपेरॉन हम लोग पढ़ते हैं। और सप्रेसिबल ओपेरॉन जो होता है, मतलब वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब जरूरत के समय ये बंद रहता है। ओके, नॉर्मल सिचुएशन में ऑन रहता है। इट कैन बी टर्न ऑफ व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जैसे कि फैन की जरूरत थी, मैंने फैन ऑन किया, और जब जरूरत खत्म हो गई तो मैंने फैन बंद कर दिया। ओके, देखो यहाँ पे लैक ओपेरॉन के बारे में दिया है, इट इज अ इंड्यूसिबल ओपेरॉन seen in case of the prokaryotes। very important line, ये आपके लिए क्वेश्चन है। explained by the Jacob and Monod। this is also a very important thing which you have to remember in your mind। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ओके,
लैक जो होता है रेफर करता है लैक्टोज के लिए, ई कोलाई के ऊपर काम हुआ था। ओके, लैक्टोज रिक्वायर्ड फॉर द 3 एंजाइम्स, मतलब ये लैक्टोज ब्रेकडाउन करने के लिए मुझे 3 एंजाइम चाहिए, तो वो आपको दे देता हूं यहाँ पे। देखो लेड लैक जेड जो होता है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज सीक्रेट करता है, ओके, सिंथेसिस करता है। लैक वाई जो है ये आपको परमिएज बना के देता है, जो कि परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। और लैक ए जो है इट्स कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज व्हिच कैन ट्रांसफर द एसिटाइल ग्रुप टू द बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, तो वो उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फाइन, रेगुलेटरी जीन जो होती है वो आई जीन कहलाती है, ओके, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन बनाने में मदद करती है। सीधा आप लोगों को डायग्राम पे लेके चलता हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बात क्या है यहाँ पे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। देखो ये मान लो ये आप लोगों को यहाँ पे दिया है इन अ मीडियम, ओके, देयर इज इनिशियली नो लैक्टोज प्रेजेंट, ओके, लैक्टोज नहीं है। तो ये जो आई जीन है यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज विल कम एंड ही विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग अ एमआरएनए, ओके, मतलब आई जीन का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा और इसमें से एक प्रोटीन बनेगा जिसका नाम है इनिबिटर प्रोटीन। दिस इनिबिटर प्रोटीन विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, मतलब आगे का सिनेरियो होगा ही नहीं। ओके, ये जेड वाई ए का ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। ओके, ये रहा आपका ऑफ कंडीशन। अभी ऑन कंडीशन की बात करते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि मीडियम के अंदर लैक्टोस है, लैक्टोस हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, थोड़ा सा डिफ्यूज फॉर्मेशन में होके वो अंदर जाएगा। दैट लैक्टोस विल गेट अटैच्ड विद द, यू कैन से, दिस प्रोटीन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनिबिटर, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एलोलैक्टोस में। एलोलैक्टोस एक बार बन गया, दैट मींस इट इज साइन दैट ऑपरेटर रीजन इज फ्री। और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है अब ये करेगा ट्रांसक्रिप्शन फॉर जेड बाय ए का। ओके, जेड वाई ए का, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक नहीं, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है। यहाँ पे आप लोगों को 3 कंडीशंस मिल रही है। देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमियस एंड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम्स बन रहे हैं। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, मतलब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने का समय आ चुका है। परमियस क्या करेगा, सेल की परमेबिलिटी इस तरीके से बढ़ाएगा कि लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आने की कोशिश करेंगे। एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड्स, इट विल गिव्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज अ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। योर वर्क इज डन ओवर हियर। फाइन, इतना ही बताना था, इससे ज्यादा आप लोगों को रेगुलर लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इसके लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड मोर डिटेल वाइज। ओके, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है ना, चलेगा ना? तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। जैसे कि मैंने बोला था कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को लेके क्वेश्चन है, मतलब राइट से पढ़ो या लेफ्ट से पढ़ो, आपका सीक्वेंस जो है वो सेम ही साउंड करता है। तो जैसे कि GAATTC 5-3- लिखा है, तो GAATTC, तो मेरे को तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया है अपना आंसर, दैट इज द वन आंसर। ओके, which one of the following palindromic base in the DNA can be easily cut at about the middle by the some particular restriction enzymes? Okay, restriction enzymes हमेशा याद रखना यूज किए जाते हैं। ओके, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, बायोटेक्नोलॉजी जब डील करेंगे तभी और बताऊंगा उसके बारे में। करंटली वी आर मूविंग अहेड। देखो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी इज ट्रू, मतलब नीचे दिए हुए फॉलोइंग क्वेश्चन ऑप्शंस में से एक राइट स्टेटमेंट को चूज करने का समय आ चुका है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन सोचोगे तो हो जाएगा। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, डीएनए कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। ये देखो, अगर आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट खेलोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो न्यूक्लियोसोम नीचे आना चाहिए था और डीएनए ऊपर आना चाहिए था। अगर इसको स्टेटमेंट को ए ऑप्शन को मैं पढ़ूं ऐसे, डीएनए इज फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, अभी प्रॉपर्ली साउंड कर रहा है ना, लेकिन ये रॉन्ग फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो 1 और 2 ऑप्शन तो हट चुका है। थर्ड के बारे में देखते थे, सेंट्रोमियर इज फाउंड इन द एनिमल सेल विच प्रोड्यूसेस द एस्टर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अगर आप लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर ठीक से पढ़ा है बेटा, क्रोमोसोम्स के बीच में सेंट्रोमियर होता है, लेकिन क्या सेंट्रोमियर मुझे एस्टर्स बनाने में मदद करता है? नहीं, सेंट्रियोल्स चाहिए होते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो मतलब आपके पहले 3 ऑप्शन तो गए काम से। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, द जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट ऑन द एवरी बॉडी सेल। ओ हो, अब बोलोगे सर ये तो सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, सर क्या करूं, इसको छोड़ दूं या पहले 3 ऑप्शन तो गलत दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट हूं मैं पहले 3 ऑप्शन के साथ, तो मैं 4 मार के आ जाऊंगा।
ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, जीन प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी सेल, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक्सप्रेस ये खाली बीटा सेल्स में होते हैं, मतलब ये पैंक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं ना, बीटा सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स, उनमें ही ये एक्सप्रेस कर जाते हैं पैंक्रियाज में, इतना ध्यान जरूर रखना। लेकिन जीन फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इज प्रेजेंट इन द एवरी बॉडी सेल, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं थी यहाँ पे, फाइन। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 को लेके बात करते हैं। As you can see on the screen, the 3' 5' phosphodiester linkages inside a polynucleotide chain serves to join. ये तो इजी आंसर है, आप लोग आराम से मार सकते हो। 3' 5' phosphodiester linkage पूछ रहा है ना, inside a polynucleotides chain serves to join. Okay, one nucleotide to the another nucleotide, मतलब हाँ ये बिल्कुल सही है, वन न्यूक्लियोटाइड्स को दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जोड़ने में मदद करेगा। याद है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के बारे में बात कर रहा है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर को लेके बात नहीं कर रहा है, नाइट्रोजनस बेस पेयर का संबंध के बारे में बात नहीं हो रही है, ओनली फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, जो कि आपको न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियोटाइड जोड़ने की बात आती है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, वन नाइट्रोजनस बेस विद द पेंटोस शुगर, नहीं ये तो गलत आंसर है। नेक्स्ट, वन डीएनए स्ट्रैंड विद द अदर डीएनए, नहीं। नेक्स्ट, वन न्यूक्लियोसाइड विद अनदर न्यूक्लियोसाइड्स, नहीं। न्यूक्लियोसाइड्स में आपको पता है कि फॉस्फेट स्ट्रक्चर मतलब फॉस्फोरिक एसिड तो एब्सेंट होता है, तो फॉस्फोडाइस्टर का तो सिनेरियो यहाँ पे आएगा ही नहीं, है कि नहीं? सोचो थोड़ा सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से दिया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया लगा मुझे तो। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो मैंने लैक ओपेरॉन अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है। क्या बोल रहा है, द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ, अच्छा सीक्वेंस पूछ दिया है, तो आप लोगों को पता है एक रेगुलेटरी जीन थी और 3 स्ट्रक्चरल जीन्स थे ZYA करके, तो ये रहा आंसर आपके स्क्रीन पे, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस आंसर। ओके, सो 15 का 4 आंसर है, एक रेगुलेटरी जीन थी आई जीन जिसको कहते हैं, बाकी के 3 तो स्ट्रक्चरल जीन्स थे, है ना, ZYA, फाइन, अच्छी बात है ना, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस तो अब तक डेवलप हो जाना चाहिए यार, फटाफट लाइक करो वीडियो को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। If the total amount of the adenine and the thymine in a double stranded DNA is 45%, अरे यार A और T के बारे में दिया है, देखो A always pair with the T with the 2 hydrogen bond, ये तो तुमको पता होगा ना, दोनों को मिला के ये कितना बोल रहा है, 45% बोल रहा है, कितना बोल रहा है, 45% बोल रहा है, तो तुम लोग अंदाजा लगा लो यार, द टोटल अमाउंट ऑफ द गुआनाइन इन द डीएनए विल बी, मतलब जी के रिस्पेक्ट में पूछा है, जी का कितना परसेंटेज रहेगा, जी का कितना परसेंटेज रहेगा, ऐसे करके पूछ रहा है, तो तुम लोग लगा लो ना, 100% में से 45 माइनस करोगे तुमको मिलेगा 55%, लेकिन ये 55% जो है ये जी का पेयरिंग है सी के साथ ना, विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये जी का सी के साथ है विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 55% हुआ, तो आधा जी को दे दो, 55 का आधा कितना होता है, 27.5 होता है, तो ये रहा आंसर तुम्हारे स्क्रीन पे। समझ में आ गया, मजा आ रहा है? चलो बहुत इजी था, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इन द बिगिनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया वाज मेड बाय, क्या बोल रहा है, द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, देखो हिंट दिया है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात किसने की थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, याद है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेके काम किया गया था, R2 and S3 वाला टाइप 2R स्ट्रेन, टाइप 3S स्ट्रेन को लेके, वो चूहे के अंदर इंजेक्शन मार के फिर सारी बातें कंफर्म करने के बारे में कोशिश की गई थी बाय द साइंटिस्ट कॉलेज ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ, तो मैं क्यों आगे जाके बाकी के साइंटिस्ट के बारे में अपना टाइम वेस्ट करूं, क्लियर है, बात खत्म है, आगे बढ़ते हैं। बहुत एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन था, एकदम इजी था। ओके, द मेजर कॉज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द जीन्स एंड द प्रोटीन इज, क्या बोल रहा है, इवोल्यूशन के बारे में बात चल रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जीन्स एंड प्रोटीन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, तो म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन के वजह से इवोल्यूशन देखे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन तो लाते हैं, लेकिन इवोल्यूशन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रेशन नहीं। नेक्स्ट, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस, ये तो म्यूटेशन के थ्रू ही होना पॉसिबल है, तो आंसर तो पॉइंट म्यूटेशन को जाना चाहिए। देखो क्योंकि मुझे जहां तक याद है, ह्यूगो डी वेरिस ने यूनिक प्राइमरोज के ऊपर म्यूटेशन के बारे में तो अपना थ्योरी दिया था, और जहां तक हम लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा है, मेजोरिटी वहां पे पढ़ा है कि म्यूटेशन के वजह से कुछ कैरेक्टर्स में चेंजेस होते हैं, वो कैरेक्टर्स अगर एक्वायर्ड हो गए तो इनहेरिटेड देखने मिलते हैं, जिनके वजह से नए प्रोटीन्स वगैरह जो है वो बनते हैं, और वही इनहेरिटेड होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, और लीड्स टू द इवोल्यूशन। तो मैं तो यहाँ पे अपना आंसर सेटिस्फाई कर लूंगा विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट म्यूटेशन। ओके, ये लोग ने काइंड ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन मेंशन किया है, लेकिन
यस इट इज अ म्यूटेशन कैन ब्रिंग अ काइंड ऑफ चेंज। आप लोगों ने पॉइंट म्यूटेशन तो लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा ही था, जो कि सिकल सेल एनीमिया करके देता है, याद है? सिकल सेल एनीमिया होता है इसी के वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से GAG की जगह पे GUG कोड हो जाता है। ओके रीड करो ना एनसीईआरटी यार, समझ में आ जाएगा सारी बातें मैं क्या कह रहा हूं। एक बार सिकल सेल एनीमिया जाके पढ़ो एनसीईआरटी में, उसका डायग्राम और स्ट्रक्चर दोनों एक्सप्लेन किया गया है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों को एकदम अच्छी तरीके से रट लो अभी, चलो फटाफट। ओके क्वेश्चन नंबर 19 को लेके बात करते हैं। व्हाट विल बी द करेक्ट जीन एक्सप्रेशन पाथवे? ओके अरे बाप रे, फिर से वही पूछ रहा है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या आना चाहिए यहाँ पे, अभी देखो तुम लोग और मुझे बताओ। जीन, mRNA, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, जीन, ट्रांसलेशन, mRNA, फिर प्रोटीन। ये क्या बोल रहा है? जीन ट्रांसक्रिप्शन, जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बनाया, mRNA का ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बनाया, ठीक है फाइन। नेक्स्ट, जीन ट्रांसलेशन हुआ, mRNA, सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो आंसर इज सी ओवर हियर। आगे बढ़ रहा हूं, ओके सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया बस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैज एन एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक साइंस में यूज किया जाता है? सबसे पहला तो उधर ही जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, यस पॉसिबल है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशन के फील्ड में भी जरूरी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि काफी जेनेटिक मटेरियल हम लोग को अंडरस्टैंडिंग करने पड़ते हैं। इट्स कैन बी एन एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस के फॉर्मेशन में भी हम लोग ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज कर सकते हैं ना। बहुत ऑप्शंस है, इवोल्यूशन पढ़ो, सारा ही चैप्टर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट रखता ही है। ओके मान लो किसी तरीके का मुझे एक्सेल स्केलेटन वगैरह, मतलब कोई भी स्केलेटल स्ट्रक्चर मिलता है, उसका डीएनए एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी, यस इट कैन बी यूज, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ गया यहाँ पे। ओके सो आंसर है 20 का 4। नेक्स्ट, which one of the following also act as a catalyst in the bacterial cells? बेटा ये तो आप लोगों को ना बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है? कैटालिस्ट को लेके नाम बोल रहा है, लेकिन बैक्टीरिया सेल के अंदर। मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, ये 23S RNA है आंसर। ओके 23S RRNA, राइबोसोमल आरएनए के रिस्पेक्ट में ये आंसर चले जाता है। ओके थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो बेटा ये वाला 21 वाला, क्योंकि क्या होता है, बात को ठीक तरीके से समझ लेना। ये कैटालिस्ट का मतलब क्या है तुमको पता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, सही बात है। और यहाँ पे ये जो HNRNA मेंशन किया है, ये तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है ना। जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, mRNA बनाते हैं, तो याद है बिफोर कैपिंग एंड टेलिंग जो प्रोसीजर होती है mRNA की, उसके पहले ही जो, मतलब बिफोर स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग के पहले जो भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, वो HNRNA के नाम से पहचाना जाता है, या फिर इनिशियल आरएनए के नाम से पहचाना जाता है, या फिर इनिशियल mRNA के नाम से पहचाना जाता है, उसी को हम लोग HNRNA कहते हैं। तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा, कैटालिस्ट का काम नहीं करेगा, ठीक है। बचा 23S RRNA, ये जो सिनेरियो है, ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? लार्जर सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैं आप लोगों को जब राइबोसोम स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ाया है, प्लेलिस्ट आप लोग देखोगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, वहां पे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात करते थे, तो ये लार्जर सब यूनिट का पार्ट है, तो ये एज ए कैटालिस्ट काम करता है। ओके और ये जो होता है, ये राइबोजाइम बना के देता है। ओके क्या बना के देता है? राइबोजाइम एंजाइम है जो कि मदद करता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के समय में, मतलब ट्रांसलेशन जब होता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तभी पेप्टाइड बॉन्ड जो बनते हैं, ये बनते हैं बिकॉज ऑफ द राइबोजाइम ओनली। ओके तो ये भी एक वर्ड आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, राइबोजाइम। ओके लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, राइबोजाइम। ओके नीचे लिख देता हूँ, ZYME राइबोजाइम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो 5SRRNA जो यहाँ पे लिखा है, 5SRRNA, ये जो ए ऑप्शन पे दिया है, दिस इज व्हाट योर, दिस इज अ पार्ट ऑफ द, यू कैन से स्मॉलर सब यूनिट इन केस ऑफ द 50S टाइप ऑफ द राइबोसोम, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ 50S टाइप ऑफ द राइबोसोम्स। ओके लेकिन ये कैटालिस्ट का काम नहीं करते। तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है यहाँ पे 4, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है ये आंसर ही आएगा। ओके राइबोजाइम, यहाँ पे सारे नाम याद रखना जो कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करते हैं। इजी था ये, एक लाइन खत्म करते हैं। देखो यहाँ पे, द प्रोकैरियोट्स कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम द यूकैरियोट एज दे लैग, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का कंपैरिजन किया है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। ओके आरएनए, राइबोसोम्स, फिर बोल रहा है जीन डिसकंटिन्यूटी, यूनिक डीएनए सीक्वेंस। ओके डीएनए तो रैंडमली प्लेस्ड होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता यहाँ पे।
आई थिंक इसका आंसर जीन डिसकंटिन्यूटी आना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, एक बार थोड़ा सा सोच लेना इसके रिस्पेक्ट में। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। आई थिंक मेरे ख्याल से तो आंसर जीन डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आना चाहिए। यू जस्ट थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये तो मेरे हिसाब से राइट आंसर होना चाहिए। कैन बी डिस्टिंग्विश, एक दूसरे से अलग तो जीन डिसकंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट में रहेंगे, क्योंकि 70s 80s टाइप तो ये सारी बातें तो होती ही रहती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, द एंजाइम्स दैट यूज्ड टू मेक द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द cDNA फ्रॉम द mRNA। अरे बाबा, cDNA से मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, बनाना है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाना है फ्रॉम द आरएनए। तुमको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में आंसर आना चाहिए इसका। ढूंढो इसमें है क्या ऑप्शन में। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आंसर बी है तुम्हारा। ठीक है, अब ज्यादा सोचना नहीं इसको लेके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पूछा है। ओके, नाउ लेट्स गो अहेड with respect to the one more scenario over here। क्या बोल रहा है, the technique of the DNA fingerprinting was initially developed by। फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, एलेक्स जेफरी आंसर है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। ओके, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये लो, ये गधा फिर से आ गया, इसको कितनी बार आना पड़ता है यार। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये तो बार बार पूछे जाता है क्वेश्चन। ओके, GAATTC CTT AGG। ओके, तो ये तो दिखता ही है, देख के ही पता चल जाता है आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा बी अलर्ट। ओके, तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इतना फास्ट करने भी मत जाना। रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स A to D। ओके, फिर से बोल रहा है कि सेलेक्ट करो। अभी क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पे, अबाउट स्टेटमेंट्स आर राइट, मतलब राइट वाले स्टेटमेंट्स को हमको सेलेक्ट करने की बात कर रहा है। ओके, सो देखते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसाइन पेयर विद द यूरासिल। ट्रांसक्रिप्शन में एडिनोसाइन पेयर विद द यूरासिल बिल्कुल सही है। ओके, रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। फिर बोल रहा है ह्यूमन जीनोम वाज अप्रोक्सीमेटली, नहीं ये तो सी ऑप्शन तो गलत है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, यस ये राइट है। और ये नेगेटिव रेगुलेशन आना चाहिए, तो आंसर ए और डी है, मतलब दो स्टेटमेंट राइट है, आंसर सी आना चाहिए। ओके, सो दो स्टेटमेंट राइट है। ये रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरेशन बाय द रिप्रेसर ना, तो ये नेगेटिव रेगुलेशन होना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे आंसर यही आएगा। ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है ना, एडिनोसाइन पेयर्स विद द यूरासिल, सही है। ओके, एक मिनट रुक जाओ, हम लोग यहाँ पे से भी कंफर्म कर सकते हैं। चाहिए क्या था हम लोगों को, एक बार देख लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑपरॉन बाय द रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव ना। स्ट्रक्चरल जीन्स आ गया यहाँ पे, ऑपरेटर जीन्स आ गया, प्रोमोटर लीडर अल्टरनेटर। यहाँ पे तो आई थिंक मेरे को ढूंढना पड़ेगा। वो छोड़ो, वो सही बात है, एकदम वही आंसर राइट आना चाहिए। ठीक है, सो दो ही आंसर आपके राइट वहां पे दिखते हैं मुझे। फाइन, कहीं तो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या लिखा, रेगुलेशन ऑफ द लैक ऑफ बाय द रिप्रेसर इज रेफर टू एज अ नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द रेगुलेशन। देखो मिल गया पॉइंट। ओके, मतलब ये तो कंफर्म है कि वही आंसर आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव रेगुलेशन आना चाहिए, ये पॉजिटिव पूछा है। फाइन, सो ये नेगेटिव होता तो ये स्टेटमेंट भी राइट होता, मतलब 3 आंसर आ जाते, लेकिन यहाँ पे 2 ही है, तो बात खत्म। ओके, सो यस वी हैड कंप्लीटेड 26 क्वेश्चन। चलो 27 के बारे में भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। यार ये कितने स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द म्यूटेशन। ओके, तो यूवी एंड द गामा रेज आर म्यूटाजेंस, सही है। सही है क्या, आर म्यूटाजेंस, यस सही है। ओके, नेक्स्ट, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए डज नॉट कॉज म्यूटेशन। अरे ऐसे कैसे नहीं, पॉइंट म्यूटेशन होता है ना, तो ये तो रॉन्ग आंसर है। तो मुझे लगता है मेरा आंसर मिल चुका है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ द बेस पेयर कॉज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी में दिया है। व्हाई डिड द कैट ईट द रैट, जरा पढ़ो जाके। ओके, ये सारी बातें वहां पे मेंशन की गई है। कैंसर सेल्स कॉमनली शोज द क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यस ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला, तीसरा और चौथा राइट है, ये वाला सेकंड वाला रॉन्ग है, तो हमको रॉन्ग आंसर मिल चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स डज नॉट हैव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बायोमोलिक्यूल पूछा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड इन डज हैव, सॉरी नॉट डज नॉट नहीं है, डज हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड।
तो न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज किया मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रहेगा। ओके नेक्स्ट 29 में फैटी एसिड इन डाइग्लिसराइड्स, नहीं इसमें तो नहीं होगा क्योंकि डाइग्लिसराइड में दो आ जाएंगे यहाँ पे, दो ग्लिसरॉल के साथ और फैटी एसिड की चेन्स के साथ, तो ये तो नहीं होना चाहिए आंसर। मोनोसेकेराइड्स इन अ पॉलीसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स इन अ पॉलीसेकेराइड्स, नो, तो आई थिंक ग्लाइकोसाइडिक्स वगैरह बॉन्ड्स के बारे में बात होती है वहां पे। अमीनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, नो, तो आंसर न्यूक्लियो एसिड इन अ न्यूक्लियोटाइड, यही आंसर होना चाहिए 28 का। ओके वन आंसर आ जाएगा यहाँ पे, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही दिख रहा है। ओके अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ये लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी आप लोग इसको देखो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 चल रहा है, ये तो आई थिंक एक पेज मिस हो गया है स्कैन करने का। हो ठीक है ना, कोई बात नहीं। इतने भी क्वेश्चंस अगर हम लोगों ने बना लिए तो दैट इज फाइन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है एक पेपर स्कैन करने का रहेगा, ठीक है। चलो जो भी है ठीक है, इतने क्वेश्चन से भी आप लोगों को काफी अच्छा आइडिया तो मिल ही गया होगा कि आपको एनसीईआरटी वगैरह जो है वो काफी अच्छे से रीड करनी है। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन नंबर 39 ओवर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट अ पर्सन? इनमें से कौन सी टेक्निक है जो हमको जरूरत नहीं है? Which of the following is not required for any of the techniques of the DNA fingerprintings available at present? तो DNA fingerprinting होते हैं प्रेजेंट, तो हमको इनमें से कौन सी टेक्निक की जरूरत नहीं है, ऐसे करके आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो आप लोग कर सकते हो ये क्वेश्चन डील, थोड़ा सा सोचो इसको। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। जिंक फिंगर एनालिसिस, ये तो मैंने सुना भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जरूरत पड़ती है। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन, यस डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आई थिंक आंसर इसका बी होना चाहिए, जिंक फिंगर एनालिसिस। ओके तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड द डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके लेट्स गो विद द क्वेश्चन नंबर 40 ओवर हियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू द म्यूटेशन? ओके मतलब कैंसर सेल एंड रिलेशनशिप पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द म्यूटेशन। ओके चलो अभी इसको थोड़ा सा देखते हैं। ओके क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉट ट्रू, करेक्ट नॉट ट्रू स्टेटमेंट चाहिए ना हमको। द म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स एक्सेलरेट सेल साइकिल्स, अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होता है तो सेल साइकिल बढ़ने के चांसेस आप लोग को यस देखने मिलते हैं। ओके प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स को, ठीक है, बाय सेवरल चेक पॉइंट्स वगैरह, जो भी सेल साइकिल वगैरह कंप्लीट करने के लिए जो भी चेक पॉइंट्स वगैरह होते हैं, ये सारे पॉइंट्स के थ्रू होते हुए चले जाते हैं। ओके एंड अनकंट्रोल्ड रिपीटेटिव सेल साइकिल्स आपको दिखा देते हैं। ये एक बात तो जरूर ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। ओके और इसी के वजह से ट्यूमर फॉर्मेशंस वगैरह आप लोगों को देखने मिलते हैं। ओके ऑप्शन 2 में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये देखते हैं यहाँ पे। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमेरेस इनहिबिटर्स, हियर मुझे तो ये लगता है इट शुड नॉट बी द, इट शुड बी, ये करेक्ट हो सकता है क्या? बी ऑप्शन इसका मतलब कैन लीड टू बिकम द इमॉर्टल ना। ओके इमॉर्टल हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, म्यूटेशन इनएक्टिव द सेल कंट्रोल, म्यूटेशन इनएक्टिवेट मतलब सेल कंट्रोल को एक्टिवेट होने कंट्रोल कर लेता ना, मतलब ये भी पॉइंट सही है। मतलब क्या है, सेल लॉस इट्स कंट्रोल ओवर द सेल साइकिल, तो ये भी बात सही है। म्यूटेशन इनिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेस, अगर म्यूटेशन इसको इनिबिट कर देगा तो फिर कैसे प्रोसीजर होगी, सेल्स कैसे फॉर्म्ड होंगे? तो म्यूटेशन होना मतलब सी इट्स एक्सिलरेट द सिंथेसिस ऑफ द, आना चाहिए एक्सिलरेट आना चाहिए यहाँ पे, है ना, टीलोमेरेस को एक्सिलरेट करेगा तभी तो जाके प्रोसीजर कंप्लीट हो पाएगी। सो आई थिंक दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट ओवर हियर। अच्छा क्वेश्चन है, यू कैन से। ओके फोर्थ आंसर यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता है। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नीट 2016 में पूछा गया, मतलब रेसेंट क्वेश्चन ही है, तो थोड़ा सा बी अलर्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके म्यूटेशन एंड कैंसर सेल्स वाले टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना अच्छी तरीके से। 41 की बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है,
ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम, आंसर है राइबोजाइम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, याद है 23S rRNA को लेके बात की थी। ओके, क्या करता है ये, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है, राइट। आप लोग एक पॉइंट लिख के लो ना इसके लिए यार, राइबोजाइम्स देखो, क्योंकि इट फॉर्म्स ए राइबोसोमल आरएनए, एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन स्प्लाइसिंग द आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, कैसे काम करता है, इट एक्ट्स लाइक अ कैटालिस्ट, ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन इट आल्सो सी acts like catalysts in splicing the RNA, okay, during the protein synthesis। ये आपको ध्यान में रखना है। It is only the non-protein enzyme which is known yet। अभी तक ये अकेला ही ऐसा है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम है। तो ये भी आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लेना, जितनी बातें मैंने अभी बताई वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 42 को लेके, विच ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज अ राइबोसोम इन द बैक्टीरिया। ये बंदा लोग, आप लोगों का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अभी ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो गया 2016 में, देख लो यहाँ पे। ओके, तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो ये 23S RNA मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। अ मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल must fulfill the triad given below। A molecule that can act as a genetic material must fulfill the character, triad मतलब character, which is given below except। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग इसको। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस दैट रिक्वायर फॉर द एवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, बिल्कुल सही है। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ये सारे पॉइंट्स आई थिंक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। अरे अनस्टेबल कैसे होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये आंसर रॉन्ग हो गया, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा फोर्थ आंसर आ गया मतलब यहाँ पे। ओके, पहले तीन ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। 44 के तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग अभी। ओके, सो देखो क्या लिया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन द एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तुमको पता है, स्मॉलर द फ्रैगमेंट विल मूव फास्ट, ये तो तुमको इजीली डील कर लोगे। आंसर बी है 44 का। फाइन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछ लिया। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर, द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल केम फॉर द एक्सपेरिमेंट। अभी फाइनल प्रूफ के बारे में बोल रहा है, वो भी हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट को लेके बात कर रहा है। ओके, हर्शी एंड चेज हैज गिवन द फाइनल कंफर्मेशन। एवरी मैकलिन एंड मैककार्थी का सिनेरियो ऐसा है कि इन्होंने भी बताया था कि यस डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनके जो कंक्लूजन है ना, काफी सारे लोग जो थे वो सहमत नहीं थे। इसलिए फाइनली फिर हर्शी एंड चेज केम इनटू द पिक्चर एंड दे हैड गिवन द फाइनल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन प्रूफ फॉर द डीएनए विच एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल नाउ। ओके, लेकिन एवरी मैकलिड मैककार्थी एंड हर्शी एंड चेज, इन सब का बेस पॉइंट क्या रहा है, तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ही रहा है। क्योंकि ग्रिफिथ ना होता तो शायद अभी भी थोड़ा सा टाइम लगता। और हरगोबिंद खुराना जो है, ये जेनेटिक कोड के रिस्पेक्ट में बात आती है, तो उनसे रिलेटेड है। तो आपका सिंपल आंसर है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, याद रखना। और इतना ही नहीं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अगेन वन ऑफ द प्रूफ दैट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे यार ये फिर से आ गया। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट द लीडिंग स्ट्रैंड। नहीं, लैगिंग स्ट्रैंड आंसर है, बात खत्म। लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, नहीं, इट्स गोस अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। ये भी पॉइंट मैं बता दिया था। देखो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया 2017 में, आज के ही पेपर में इसी से शुरुआत की थी लेक्चर में। और देखो बात कहाँ पे आप पहुंची है, 46 पे आ चुके हैं हम लोग, और मैंने यही पॉइंट जो बोला था वही आपको 2017 में एज अ क्वेश्चन डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विच इज अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। इसका मतलब क्या है, डीएनए जो है वो कंडेंस हो चुका है इन क्रोमेटिन फाइबर्स, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, डीएनए को कंडेंस करने के फॉर्मेशन को लेके है ना, पैकेजिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल को लेके बात चल रही है यहाँ पे। ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ओके, हिस्टोन H1 जो है ये डीएनए का कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, वो बाद में आता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्योंकि H2A, H2B, H3, H4 ये 4 हिस्टोन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, न्यूक्लियोसोम वगैरह फॉर्मेशन में। लेकिन टोटल हिस्टोन्स 5 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इट कैन बिकम अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। Okay, stones are rich in lysine and arginine, they are positively charged. Next, DNA fragments ये देखो, अभी जस्ट यही सारी बातें रिपीट हो रही है। डीएनए क्या है, तो इट इज अ नेगेटिवली चार्ज, यही तो न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए मदद करते हैं हिस्टोन्स के साथ। क्या बात है, सबके सब क्वेश्चन देखो ऐसे रिलेटेड पूछे गए हैं, जो लोग इजीली समझ गए रहेंगे उनकी तो लॉटरी है यहाँ पे।
ये क्वेश्चन भी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार सामने आ जाता है। देखो, इफ देयर आर टोटल 999 बेसेस इन द आरएनए दैट कोड फॉर प्रोटीन, कितना बेस दिया है आपको? 999 बेस दिया है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स को विथ 333 अमीनो एसिड, क्योंकि एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए मुझे 3 सीक्वेंस चाहिए होते हैं, सही बात है। तो 999 का सिनारियो है, बेसिस दिए हुए हैं जो कि कोड करते हैं 333 अमीनो एसिड्स को, एंड द बेसिस पोजीशन ऑफ 901 इज गॉट डिलीटेड, मतलब 901 का पोजीशन जो है वो हिल चुका है, डिलीट हो चुका है। ओके, सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम्स 998 बेसिस, ये भी बात बिल्कुल सही है। 999 थे, एक गायब हो गया, बचा 998 बेसिस। ओके, सो हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी अल्टर्ड, मतलब कितने कोडॉन्स ऐसे हैं जो कि अल्टर्ड हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा स्मार्ट होंगे तो देखो आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को व्हाइट स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। इफ यू आर वेरी स्मार्ट इनफ, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, देखो 999 बेसिस दिए हुए थे आप लोगों को, इसको पहले आप लोग डिवाइड करो 3 से, फिर जाके आपको आंसर क्या आ जाएगा? यू वेरी वेल नो दैट यू विल बी गेटिंग आंसर एज 333। हेंस प्रूफ दैट इतना अमीनो एसिड को तुम लोगों को कोडॉन करके दिया हुआ है, ये तो आप लोगों को दिखता है। लेकिन क्या बोल रहा था, 901 जो था, 901 जो था वो डिलीटेड था, है कि नहीं, जिसकी वजह से कितने अभी अल्टर्ड हुए ये आपको जानना है ना। मतलब इसके पहले 901 के पहले 900 बेसिस तो प्रॉपर है ना, 900 बेसिस क्या है, दे आर प्रॉपर। सो 900 को क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर दो ना, इसको डिवाइड करो आप लोग 3 के साथ, और आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 3 9, मतलब 300 अमीनो एसिड्स। दिस आर ओके, 300 अमीनो एसिड में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, दे विल रिमेन इंटैक्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 999 बेसिस थे, 3 से डिवाइड करोगे तो 333 अमीनो एसिड को कोड हो चुका है, 901 वाला पोजीशन डिलीट हो चुका है, लेकिन इसके पहले जो 900 बेसिस थे वो तो प्रॉपर थे ना। तो 900 बाय 3 करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 300 अमीनो एसिड जो थे वो रिमेन इंटैक्ट है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। अब तुम्हारा क्या सिनारियो है, 9 देखो ना, 333 माइनस 300 कर दो, बचा ना, आंसर मिल गया तुमको। 333 माइनस 300 कर दो, व्हाट विल बी योर आंसर? 33। जो 33 है ये क्या रहेंगे? अल्टर्ड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? अल्टर्ड हो जाएंगे। क्लियर है? that means 33 codons will be altered. So this is what the basic answer which is coming over here. चलो अभी बढ़ते हैं आगे। आई होप, आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है काफी इजीली समझ में आ गया होगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट abundant इन केस ऑफ द एनिमल सेल? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सिंपल आंसर है आरआरएनए। ओके, जो कि मोस्ट abundant पाया जाता है एनिमल्स में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 51 को लेके बात करने का टाइम आ गया है ना, तो क्वेश्चन जरा पढ़ो ना। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन द एगर जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, देखो डीएनए फ्रैगमेंट जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मैं देख नहीं सकता अपने नेकेड आई से। अगर मुझे देखना है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे सेपरेट हो चुके हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जेल को इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर रखना पड़ेगा। इथिडियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, तो मेरे डीएनए को स्टेन कर देगा, ठीक है, जो कि ब्लू कलर अपेयर करते हैं। और एक बार मैंने इसको यूवी रेस के अंदर रख दिया ना, तो मेरे डीएनए जो है वो ऑरेंज कलर में अपीयर करते हैं। दैट मींस इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो मुझे देखना, मतलब मुझे यूज करना जरूरी है, यही तो स्टेनिंग टेक्निक में यूज किया जाता है। अगेन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो ये। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट 52 क्वेश्चन नंबर के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन द बैक्टीरिया ऑकर्स प्रायर टू फिशन, मतलब बैक्टीरिया जब डिवाइड होने लगते हैं तभी ये सारी बातें आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैक्टीरिया बना दूं, तो बैक्टीरिया की इनर वॉल कैसे होती है, उनके ऊपर मीजोसोम्स होते हैं ना, क्या होते हैं? मीजोसोम्स होते हैं। तो ये सर्कुलर डीएनए जो होते हैं उनके बैक्टीरिया के, वो मीजोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करेगा, और जो रेप्लिकेटेड कॉपी है वो जाके दूसरे मीजोसोम के साथ अटैच हो जाएगी, और फिर साइटोकाइनेसिस आपको देखने मिलेगा। मतलब प्रायर टू फिशन आप लोगों को डीएनए रेप्लिकेशंस देखने मिलता है, हेंस प्रूव्ड यार। चलो क्वेश्चन नंबर 53 को देखो अभी यहाँ पे, है ना, क्या बोल रहा है? द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाज फर्स्ट शोन बाय, सॉरी फर्स्ट शोन इन एप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मांग रहा है ना, सेमी कंजर्वेटिव, तो ये तो बैक्टीरिया के ऊपर हुआ था, मतलब ई कोलाई को लेके बात हुई थी, तो खत्म, तुम्हारा आंसर यहाँ पे है। ओके, N14 हम लोग ने यूज किया था, अमोनियम क्लोराइड याद है, याद करने की कोशिश करो, सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। सो आंसर शुड बी यहाँ पे बैक्टीरिया ईस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट, ईस्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, ई कोलाई बोलना चाहिए,
not yeast, E. coli. Okay, so let's go with the next question over here. कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए तो क्या हुआ, हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन है यहाँ पे, टोटल 57 क्वेश्चन हम लोग एडिशनल डील कर रहे हैं. ओके, सो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट अ लॉस ओवर हियर. 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज. अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, टीएमवी नो, वो तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था. फिर मैथ्यू मेसलसन एंड स्टाल, पाइशन सटाइवम नहीं आएगा. एलेक जेफरी, फिंगरप्रिंटिंग था, नहीं आएगा. फ्रांसिस जैकोब एंड मोनोड, ये लैक ओपरॉन था. यस, ये रहा तुम्हारा करेक्ट आंसर. बढ़ते हैं आगे. एनसीईआरटी से क्वेश्चन था. Many ribosomes may associated with a single mRNA to the multiple copies of the polypeptide simultaneously. पढ़ो इसको ठीक से. बहुत सारे राइबोसोम्स हैं जो कि एसोसिएटेड है सिंगल एमआरएनए के साथ, मतलब पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक नहीं सॉरी, पॉलीहेड्रल, पॉलीजोम कहते हैं. यस, पॉलीजोम कहते हैं हम लोग इसको. ओके, पॉलीजोम यानी बहुत सारे आरआरएनए हमारे एमआरएनए के साथ जुड़े हुए हैं. तो आंसर सी हो जाएगा 55 का. ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 पे, यहाँ पे सॉरी 56, यस 56 के बारे में बात करते हैं. ऑल द फॉलोइंग आर ए पार्ट ऑफ द ओपेरॉन एक्सेप्ट, स्ट्रक्चरल जीन्स है, यस है, ऑपरेटर है, प्रमोटर है. एन आंसर होता है क्या, नहीं होता है, तो आंसर ये हट गया. तो आंसर 2 है यहाँ पे 56 का. ओके, ये आंसर मिल जाएगा आपको. 57 की बात करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट 2018 में, मतलब बहुत रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है. AGGTAT CGCAT. ओके, ऐसा आपको सीक्वेंस दिया गया है और ये सीक्वेंस है कोडिंग स्ट्रैंड का, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ऑफ अ जीन. व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए. मतलब कोडिंग सीक्वेंस है और एमआरएनए के ऊपर सीक्वेंस क्या होगा ये पता होना चाहिए. ऐसे क्वेश्चन को बहुत चुटकियों में डील करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि करना क्या चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे. आप लोगों को सीक्वेंस दिया क्या गया था, AGG, ठीक है, फिर दिया था UAU का सीक्वेंस. ओके, ये तो एमआरएनए का सीक्वेंस है ना, एक बार देख लेते हैं यार, मैं भूल गया, एक सेकंड देखने तो दो मुझे. क्या बोल रहा है, AGGTAT CGCAT. ठीक है, ये याद रखो आप लोग, मुझे याद नहीं है अभी, आप लोग याद रखो. ठीक है, चलो लिखते हैं इसको. क्या बोल रहा था, AGGTAT CGC और क्या बोल रहा था, CGCAT. ओके, ऐसे सीक्वेंस आपको दे के रखे थे. फाइन, अभी क्या है, ये आपका क्या हो चुका है, कोडिंग स्ट्रैंड. ये CS कोडिंग लिख देते हैं, ये आपका कोडिंग स्ट्रैंड है. फाइन, ये आपका क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड है. तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन की बात चलती है तो कोडिंग स्ट्रैंड के अपोजिट में टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए. तो पहला आप लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बना लो. तो ए जो है वो टी आएगा यहाँ पे, जी का सी आएगा, जी का सी आएगा, टी का ए आएगा, ए का टी आएगा. ठीक है, फिर सी आएगा, फिर सी कैसे आएगा, जी आना चाहिए, जी सी जी टी ए. ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड. इसको लिख देते हैं. अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के मदद से ही आपको एमआरएनए बनाना आना चाहिए. किसके मदद से, टेम्पलेट स्ट्रैंड के मदद से. तो अगर ऊपर टी है तो नीचे ए आएगा. टेम्पलेट स्ट्रैंड देखो और उसका नीचे सीक्वेंस बनाओ. नीचे आएगा जी जी, फिर ए का यू हो जाएगा, फिर ए का यू तो टी का ए हो जाएगा, सी जी है ना, फिर से सी है तो जी आना चाहिए, फिर ए और फिर यू. तो आपका सीक्वेंस क्या है, ये आपका ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए है. दिस इज योर एमआरएनए सीक्वेंस. ढूंढो AGGUAC ऐसा सीक्वेंस आपको मिलता है क्या, चेक करो उसमें. ओके, AGGUAC चेक करो, याद करो इसको. ठीक है, ओके, AGGUAUCG, देखो ये आंसर हो गया. सी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर है. ओके, क्या है, सी आंसर यहाँ पे राइट है. आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड आवर टुडेस लेक्चर ऑफ क्रैश कोर्स. ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीजें जो है इस क्वेश्चन से समझ में आ गई होगी. लेकिन बिफोर मैं इस सेशन को एंड करूँ, आपको कुछ चीजें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ से. तो कुछ चीजों को देखो थोड़ा सा और याद रखने की कोशिश करो. ओके, फटाफट बता देता हूँ जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, तो ये तो यहाँ पे तुम लोग को याद रखना है कि राइबोस शुगर में 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं.
ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, ओके, एट थर्ड कार्बन, ओके, एट विच कार्बन, एट थर्ड कार्बन, ये आपको ध्यान में रखना है। नाइट्रोजनस बेसिस तो आपको पता होंगे, प्यूरिन्स में आते हैं एडेनाइन, गुआनाइन, पैरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसाइन, थायमिन, यूरासिल, ये तो आपको पता है। ओके, प्यूरिन्स पैरिमिडिन्स का अगर आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पूछा तो याद रखो, इट इज अ डाइसाइक्लिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज अ मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन आइटम्स आते हैं जो कि फर्स्ट, थर्ड, सेवेंथ एंड 9th पोजीशन पे होते हैं, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन आइटम आते हैं जो कि फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे होते हैं इन पैरिमिडिन्स, ओके, एंड इन प्यूरिन्स। नहीं समझा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर, यहाँ से आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हो। देखो 7 पोजीशन पे है, 9 पोजीशन पे है, फिर 6 सॉरी फर्स्ट पोजीशन पे है, और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन ग्रुप्स है, और वही यहाँ पे 1 पोजीशन एंड 3 पोजीशन पे आप लोगों को नाइट्रोजन ग्रुप्स देखने मिलते हैं इन केस ऑफ द पायरिमिडिन्स। ओके, और न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बना हुआ रहता है 3 सब्सटेंस का, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फोरिक एसिड, एंड व्हाट यू कैन से पेंटोस शुगर। ओके, और जो फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजन बेस के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, और यहाँ पे आप लोगों को 5th कार्बन पे क्या देखने मिलेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर का बॉन्ड देखने मिलता है। ओके, ये सारी बातें यहाँ पे आती है। ये एक डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। याद रखना, डीएनए का डायमीटर जो होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट होता है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं 1 टन ऑफ द डीएनए मानूं, ओके, क्या बोलूं, 1 टन ऑफ द डीएनए मतलब 2 माइनर ग्रुप्स के बीच में जो भी एरिया रहेगा उसको मैं बोलूंगा 1 टन ऑफ द डीएनए। ओके, माइनर ग्रुप्स का जो मतलब ये जो थिकनेस होता है ये 12 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, लेकिन याद जरूर ये रखना है कि पिच ऑफ द डीएनए जो होता है 1 टन, ओके, 1 स्पाइरल टन जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है। Okay, very compulsory. The distance between the two nitrogenous bases you can say over here is 3.4 angstrom, या फिर 0.34 नैनोमीटर, या फिर 0.34 into 10⁻⁻⁹ मीटर। ये तीनों वैल्यू मैंने ऐसे क्यों लिखवा के दिए, क्योंकि पॉसिबल है यूनिट को चेंज कर दिया जाके पूछा जाए क्वेश्चन। ओके, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, 0.34 नैनोमीटर एंड 0.34 into 10⁻⁻⁹ मीटर। ओके, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बीच में, ये तो आपको पता है। ओके, बैकबोन क्या होता है डीएनए का, तो याद रखना, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स आर द बैकबोन ऑफ द डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप आर द बैकबोन ऑफ द डीएनए, ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चारगाफ रूल, यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद रखना है, ए एंड टी आर इक्वल टू द जी एंड, मतलब देखो ए जितने रहेंगे उतने टी रहेंगे, उतने जी रहेंगे जितने सी रहेंगे, ठीक है। ए बाई टी इज इक्वल टू 1 एंड सी बाई जी इज इक्वल टू 1। ए के नीचे टी है और सी के नीचे जी है, आपको ये ध्यान में रखना है, इज इक्वल टू 1। प्यूरिन्स इज इक्वल टू द पैरिमिडिन्स, हमेशा याद रखना, दिस इज व्हाट द चारगाफ रूल। लेकिन चारगाफ रूल है ये is only applicable to the dsDNA, मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नॉट इट इज एप्लीकेबल फॉर द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ओके, उसके लिए नहीं होता। इतनी बातें तो समझ में आ गई। हमारे पास टोटल 5 टाइप के डीएनए, मतलब अपने पास नहीं, इन जनरल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द डीएनए, ए बी सी डी एंड जेड। ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं वो 11 होते हैं ए के अंदर, बी के अंदर 10 होते हैं, मतलब ये अपना इस कैटेगरी में आता है। हमारा जो डीएनए है वो बी फॉर्म का डीएनए है, मतलब बी टाइप का डीएनए है। सी वाला जो है इसमें 9.33 बेसेस आते हैं, डी वाले में 8 आते हैं, एंड जेड वाले में 12 बेस पेयर्स आते हैं। ओके, नंबर ऑफ द बेस पेयर्स, ओके, इन 1 टर्न ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉइलिंग, सारे राइट हैंड साइड कॉइल करते हैं, लेकिन जेड वाला है जो एलएचएस साइड में कॉइलिंग करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आपको पता है, बायोटेक्नोलॉजी में फिर से बात करेंगे ही। ओके, डीनेचुरेशन, अगर जीएनसी बहुत ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर लगेगा। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। एमआरएनए तो आपको पता ही है, ये रहे एक्सॉन्स विच आर द कोडिंग पार्ट्स, ये रहे इंट्रॉन विच आर द नॉन कोडिंग पार्ट। ओके, स्प्लाइसिंग करने के लिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ती है, याद रखना। ओके, सारे कोडॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है स्प्लाइसिंग करने के बाद, एंड दिस इज व्हाट द कैपिंग विच इज डन एट द 5' रीजन एंड द टेलिंग विच इज डन एट द 3' रीजन। टेलिंग में पॉली ए टेल आते हैं, और कैपिंग में आता है मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। कैप इज मेड अप ऑफ मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इनिशियल कोडॉन जो होता है वो AUG होता है, बाकी सब स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, और लास्ट में स्टॉप कोडॉन आना जरूरी है। ओके,
बहुत सी बातें हैं यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए की बात करें तो एनसीईआरटी इसके लिए जरूर रीड करना। इतना याद रखना, 1 मोलर NaCl सोल्यूशन में सॉल्युबल होते हैं। ओके, 1 मोलर NaCl सोल्यूशन में ये सॉल्युबल होते हैं। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अडेप्टर टीआरएनए, क्योंकि अमीनो एसिड को अडेप्ट करते हैं यहाँ पे, और अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट जो है वो 3' रीजन पे है। दिस इज अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज अ नॉर्मल टीआरएनए स्ट्रक्चर। और एंजाइम जो चाहिए होता है अमीनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंड करने के लिए, दैट इज अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ओके, ये चाहिए होता है। ये टी साई सी लूप है, ये वेरिएबल आर्म है, ये एंटीकोडॉन है, और ये DHU या फिर डी लूप है। इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा एक बार इसको भी देख लो। ओके, टी साई सी लूप जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ GTPCG। GTPCG, इसे देखो, पी मतलब क्या, साई, साई मतलब क्या, सूडो यूरिडीन ग्रुप होता है यहाँ पे। ये क्या है, पी मतलब सूडो यूरिडीन ग्रुप माना जाता है राइबोथाइमिडाइन के नाम से। ओके, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट इसका फंक्शन है। ओके, तो टी साई सी का काम क्या है, तो राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है वो। DHU या फिर DIHU को डायहाइड्रो यूरासिल के नाम से पहचाना जाता है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है। ओके, फंक्शन क्या है, अमीनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है। ओके, और 0.001 मोलार सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है ताकि लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड कर सके। ओके, तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, लार्जर सब यूनिट ऑफ द आरआरएनए एंड द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ द आरआरएनए, जब दोनों को काम करना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है, तभी मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए होता है, 0.001 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान रखनी है। पैकेजिंग के बारे में मैं बात कर चुका हूं, अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को आता होगा, एक बार थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल पार्ट ऑफ दैट। हाँ, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि बैक्टीरिया फाज, ओके, जो कि वायरस होते हैं ना, इनके पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं। बैक्टीरिया फाज ये यहाँ पे दिया हुआ है 174, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ई कोलाई के पास 4 into 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं। लेंथ ऑफ द डीएनए इन ई कोलाई इज 1.3 मिलीमीटर। ओके, 1.3 मिलीमीटर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए कितना होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया है 3.3 into 10⁻9 बेस पेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स हमारे कितना होता है वो तुमको मालूम है। ओके, और इसका जो डिस्टेंस दिया है कितना, देखो 0.34 नैनोमीटर, दैट इज 0.34 into 10⁻⁹ मीटर, ये आपको पता है डिस्टेंस, मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था। Therefore, the total deployed content कितना हो जाएगा in the human, that is a 6.6 into 10⁻9 base pairs. ओके, तो 6.6 into 10⁻9 बेस पेयर, और ये जो डिस्टेंस है 0.34 into 10⁻9 बेस पेयर। ओके, इनका दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन डीएनए मिल जाएगी, जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग होती है। ओके, फाइन। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं अगर पता करने के लिए क्वेश्चन आता है, याद रखना, एक कॉइलिंग पे 200 बेस पेयर कवरिंग होती है। जब हमारा हिस्टोन ऑक्टाट होता है ना, तो एक डीएनए कॉइलिंग यहाँ पे कर लेता है, तो इस कॉइलिंग में 200 बेस पेयर कवर हो जाते हैं। तो 200 बेस पेयर इज इक्वल टू कॉल्ड एज अ वन बीड। तो क्या करने का, 6.6 into 10⁻9 को देखो यहाँ पे ये तो वैल्यू पुट की गई है, इतने आप लोगों को साइज पता है, मतलब टोटल बेस पेयर्स आपको पता है, इज इक्वल टू 1/200 into 6.6 into 10⁻9। तो ये 2 1 जा करोगे और 2 3.3 जा करोगे, सो इंटू 10⁻7 बीड्स मिलेंगे आप लोगों को। ओके, मतलब टोटल बीड्स कितने हैं आप लोगों को सामने मिल चुकी है वैल्यू। फाइन। ओके, सो 3.37 into 3.3 into 10⁻7 बीड्स यानी न्यूक्लियोसोम्स ह्यूमन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, if the length of the E. coli, very famous question, okay, very very famous question, if the length of the E. coli DNA is 1.36 millimeter, can you calculate the number of base pairs in the E. coli? Yes, we can calculate. देखो याद रखो ये सारा solutions, okay, length of the DNA is equal to the number of base pairs into distance between the two base pairs. क्या बोला, DNA का length पता होना चाहिए, number of base pairs कितने होते हैं ये पता होना चाहिए, और distance between two base pair कितना होता है ये पता होना चाहिए। लेकिन हमको तो नहीं मालूम ना number of base pair कितना है। ओके, लेकिन हमको लेंथ पता है 1.36 mm दी हुई है, और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, सो 3.4 into 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो वैल्यू पुट करो, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अब ये mm में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 1.36 into 10⁻⁻3 मीटर कर दिया, मतलब अभी सारी वैल्यू मीटर में है। ओके, एक्स को ये साइड में ले लो
और 1.36 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.4 इंटू 10⁻⁻10 करोगे, आपको आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6। These are the number of the base pairs which are present in the E. coli. Okay, इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कर लेना याद जरूरी है। हर्शी एंड चेज एक बार रीड कर लेना एनसीईआरटी से। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए गए थे। ओके, सल्फर S35 ये आपको ध्यान रखना है, जो कि प्रोटीन के लिए यूज किया गया था। ओके, और दूसरा फॉस्फोरस 32 जो कि डीएनए के लिए यूज किया गया था। ओके, न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। अगर टेक्निक्स को पूछा गया तो टेक्निक्स में स्टेप्स क्या आते हैं, तो बैक्टीरियोफाज को पहला रेडियो एक्टिव करने का मतलब लेबल कर देने का। ओके, इन्फेक्शन करने का, फिर ब्लेंडिंग करने का, और ब्लेंडिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करने का। ओके, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रूव हो जाएगा। ओके ओके ओके, देखो डीएनए से डीएनए बनाने को कहते हैं ऑटोकैटालिसिस, एंड हेटेरोकैटालिसिस मतलब डीएनए से आरएनए बनाने को कहते हैं। ओके, ये भी आप लोग एक वर्ड ध्यान रखना। बाकी डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में तो बात हो चुकी है। वैसे पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देखो, सारे जो भी डाउट्स है वो प्लेलिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। ये सारी बातें उसमें की गई है। ये रहा आपके सामने एनसीईआरटी का नोट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, Hargobind Khurana won Nobel Prize for the this is for the genetic code. Okay, synthesize in vitro DNA without template, and Comberg जो है synthesize in vitro DNA with the template, and Okha जो है in vitro synthesis of the RNA. Okay, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ओके, सीसियम क्लोराइड एक वर्ड याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सीसियम क्लोराइड जो कि सेमी कंजर्वेटिव में यूज किया गया था, मैथ्यू मेसेल्सन एंड द फ्रैंकलिन स्टाल वाला एक्सपेरिमेंट इन द ईयर ऑफ 1958। ओके, N15 N14 यूज करके हम लोगों ने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेट्स बाय सेमी कंजर्वेटिव। ओके, ये सारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है, प्रमोटर टर्मिनेटर, ये सारी बातें आपको पता है। अभी उसको एक्सप्लेन करूंगा नहीं क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, आप लोग चाहिए तो एक बार लेक्चर वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाओगी सारी बातें आप लोगों को। ठीक है, देखो फिर से आ गया जेनेटिक कोड ओवर हियर। जेनेटिक कोड दिया था जॉर्ज गेमाओ ने, लेकिन हरगोबिंद खुराना, मार्शल नीरेनबर्ग एंड द सेवियर ओका, ये भी नाम आपको कंपलसरी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और ये 4:3 का सिनारियो याद रखना, 4x4x4। ओके, टोटल 64, जिसमें से 3 जो होते हैं नॉनसेंस होते हैं, 61 सेंस कोडॉन्स होते हैं। ओके, Marshall Nirenberg used the cell-free system for the protein synthesis, finally helped the code to be deciphered. Then Xavier Roca ने enzyme use किए थे. Okay, polynucleotide phosphorylase was helpful in the polymerizing the RNA with defined sequence in a template. Okay, independent manner. So enzymatic synthesis of the RNA बोल सकते हो। तो ये जैसे के जैसे स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। So please read your NCERT textbook over here, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बस जितनी बातें बतानी थी मैंने यहाँ से बता दी है। We had completed the today's lecture. I hope you understood the many things with respect to the today's important lecture. Okay, keep reading your NCERT. मिलेंगे आपको अगले लेक्चर से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।